नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 जो कि है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज के इस भाग 6 में हम हल करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि है इतिहास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। इतिहास क्या होता है? हमारा बीता हुआ कल अर्थात हमारा अतीत। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है और इतिहास से हमें कई सारी चीजें पता लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूविज्ञानी कौन है? भू अर्थात पृथ्वी, हमारी धरती। तो जो धरती पर भौतिक चीजें हैं जैसे कि नदियां, पहाड़ आदि, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको भूविज्ञानी बोला जाता है। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि जो लोग पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के बारे में जैसे कि मिट्टी, पत्थर, पहाड़, महासागर आदि का अध्ययन करते हैं, नदियां, मैदान आदि कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी पृथ्वी पर भौतिक चीजें आपको दिखाई देती है, उनको क्या बोलते हैं? भूवैज्ञानिक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञानी कौन होते हैं? कौन होते हैं जो जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? मानव या फिर पेड़ पौधों के अवशेष। तो वे वैज्ञानिक हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के पौधों, पशुओं और मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई अनाज का दाना, मानव की हड्डी या फिर पशुओं की हड्डी, उनको क्या बोला जाता है? जीवाश्म विज्ञानी। अगला प्रश्न, मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? मानव विज्ञानी अर्थात मानव के विज्ञानी ऐसे वैज्ञानिक जो मानव के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनका समाज और संस्कृति कैसी रही होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मानव विज्ञानी। जैसे उस टाइम पर लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, अकेले रहते थे या फिर झुंड में रहते थे। तो इसी प्रकार से कई चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञानियों द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्ववेत्ता कौन है? पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? तो मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष। इन तीनों के अवशेष अर्थात मानव, पौधों और पशुओं के अवशेष के बारे में कौन पढ़ता है? जीवाश्म विज्ञानी। लेकिन इनके द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे कि उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से और भी कई प्रकार की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातत्ववेत्ता। कैसे? उत्खनन से इनको ये सामग्रियां मिलती है कि मिट्टी की परतों के बीच में हो सकता है, चट्टानों के बीच में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का उत्खनन करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं ताकि हमारे इतिहास के बारे में और ज़्यादा हमें ज्ञान हो। अगला प्रश्न देखते हैं। युग शब्द का क्या अर्थ है? युग क्या होता है? एक लंबा कालखंड होता है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, किसी विशेष तिथि या घटना से शुरू होने वाली समय अवधि, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म। जैसे ईसा की बात करें तो जब ईसा का जन्म हुआ तब से ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ, जिसमें कि ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को दिखाया गया और उसको हम CE भी लिखते हैं। और उनके जन्म से पहले को BCE या फिर सामान्य संवत पूर्व बोला जाता है। तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म या फिर किसी शासक के शासनकाल के शुरुआत को क्या बोलते हैं? युग बोलते हैं। तो ये समय जो है, इसकी गणना कई प्रकार से की जा सकती है, जो कि एक लंबा समय होता है। और युग का अगर उदाहरण दें तो हिमयुग हो गया। हिमयुग भी बहुत ज़्यादा लंबा समय था। कब से चला था? वो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक चला था। और फिलहाल की बात करें तो ये कलयुग है। तो ये एक लंबी समयावधि होती है। वो कैसे भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे कि हमने बात की थी ईसा का, जीसस क्राइस्ट का जन्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? तो वर्तमान में जिस कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, जो कि ईसा के जन्म के बाद में शुरू हुआ। तो विश्व भर के अंदर सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। कैलेंडर को हम हिंदी में तिथि पत्र भी बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2019 का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे माह इंगित किए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की मूल विशेषताएं क्या हैं? तो क्या इसकी विशेषताएं हैं कि इसके अंदर 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं
और इसके अंदर एक अधिवर्ष जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, जो हर 4 वर्ष बाद में आता है। और उदाहरण के लिए कोई भी शताब्दी वर्ष हो, जैसे कि 2000 हो गया, 4000 हो गया, महाशताब्दी वर्ष या फिर शताब्दी वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग जाए, वो भी लीप वर्ष है, या फिर कोई भी ऐसा वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग जा रहा हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए संक्षिप्त रूपों को पूर्ण रूप में लिखें। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी। सीई क्या होता है? तो इन सब का संक्षिप्त वर्णन आपको लिखना है। एडी ईसा के जन्म के बाद, जिसको हम एनो डोमिनी भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? सीई अर्थात कॉमन एरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसका पूर्ण रूप लिखना है। तो सीई का क्या मतलब होगा? यहाँ पर सीई लिख दिया, बीसीई लिख दिया, तो कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। बीसी का क्या मतलब है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से पूर्व, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। तो ये इसके संक्षिप्त पूर्ण शब्द है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरें। एडी को अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से एडी को जाना जाता है? तो वो है सामान्य संवत। तो इसका उत्तर क्या होगा? सामान्य संवत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीसी को अब किस नाम से जाना जाता है? बिफोर। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा के जन्म से पहले के समय को। इसको हम जानते हैं सामान्य संवत पूर्व से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामान्य संवत पूर्व। आपको इसके रिक्त स्थान के अंदर भरना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शताब्दी में खालिस्तान या फिर रिक्त स्थान वर्ष होते हैं। तो एक शताब्दी, जिसको अंग्रेजी में सेंचुरी भी बोलते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, सेंचुरी का मतलब होता है 100, और शताब्दी का क्या मतलब है? 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सहस्त्राब्दी में या फिर महाशताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? इसका उत्तर है 1000 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप इस रिक्त स्थान के अंदर? कि 1000 वर्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय रेखा क्या है? समय रेखा एक उपकरण है। इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ की समय या फिर तिथि एक क्रम के अनुसार दर्शा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? समय रेखा ऐसी घटनाओं को चिन्हित करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष अवधि के अंदर तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक समय रेखा है जो कि क्या है? एक सुविधाजनक उपकरण है। इसके ऊपर कई सारी तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दर्शाया गया है। जैसे कि 2 मिलियन ईसा पूर्व मानव का विकास शुरू हुआ, फिर 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर वैदिक काल आया, फिर महाजनपद काल आया, फिर मौर्य काल, फिर गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल। इसी रूप से समय रेखा के ऊपर विभिन्न प्रकार की तिथियां और घटनाओं का एक क्रमबद्ध क्या दिखाया गया है? क्रमबद्ध उनको रूप से उनका क्रम दिखाया गया है, इंगित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचांग क्या है? तो अभी हम किस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर का। लेकिन पंचांग जो कि भारत का आप एक देसी कैलेंडर मान सकते हैं। हर देश का, हर धर्म का अपना एक कैलेंडर होता है। तो पंचांग जो कि हिंदू धर्म का एक कैलेंडर है, ये ऐसा कैलेंडर है जो कि तालिकाओं की एक पुस्तक है, जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। खगोलीय आंकड़े जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन किया जाता है। किसके अंदर? पंचांग के अंदर। तो मौसम के पूर्वानुमान भी पता लगाए जाते हैं। त्योहारों की तिथियां और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत के अंदर पंचांग जो कि तालिकाओं की एक पुस्तक है, इसका उपयोग बड़े तौर पर किया जाता है। किसी मुहूर्त को निर्धारित करने के लिए, मुहूर्त क्या होता है? कोई भी शुभ काम करने से पहले भारत के अंदर हम क्या करते हैं? मुहूर्त देखते हैं। तो उस मुहूर्त का निर्धारण किससे होता है? वो होता है पंचांग से। ये पंचांग तालिका है जो कि आप यहाँ पर चित्र के अंदर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में स्रोतों का वर्णन करें। ये स्रोत क्या करते हैं? हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, और इतिहास को बताने के लिए हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो मौखिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, कलात्मक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। मौखिक कौन से स्रोत होते हैं? जो मुंह से बोले जाते हैं, मौखिक रूप से बताए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? मानव
पशुओं का, पौधों का, इन सब के अवशेष होते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष होते हैं, जैसे मटके, मनके, मालाएं, आभूषण आदि, जो कि हमें मिट्टी की परतों में कभी कभी मिलते हैं, कभी वो चट्टानों में भी मिलते हैं। और कलात्मक स्रोत जैसे चित्र बनाना, जैसा कि मैंने आपको भीमबेटका का उदाहरण दिया था जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। वहाँ पर क्या पाया गया, वहाँ पर कई शैलाश्रय पाए गए जिसके अंदर शैल चित्र भी मिले। तो वो क्या है, एक ऐसी जगह है जो कि आपको इतिहास के बारे में बताती है। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं कि जो चीज़ें लिखी गई हो, कहानियाँ, नाटक या फिर वेद हो गए, और किसी जगह का भ्रमण किया, चाहे विदेशी भारत में आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा हो, या फिर कोई भारतीय बाहर गया हो, उन्होंने विदेश के बारे में लिखा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इतिहास के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक फ्लो चार्ट की सहायता से साहित्यिक स्रोतों को इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दिखाइए या फिर समझाइए। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जो कि लिखे हुए होते हैं। इसका आप फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, भारतीय साहित्य और विदेशी खाते या फिर विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वेद, कविताएं, नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख। और विदेशी खाते के अंदर आप यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, भ्रमण, चाहे विदेशी यहाँ पर आए हो या फिर भारतीय लोग विदेश में गए हो, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी है। तो भारत के इतिहास के बारे में हमें किससे पता लगेगा, ऐसे विदेशी लोग जो भारत में घूमने आए हो और उन्होंने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा हो या फिर अपनी यात्रा को लिखा हो। अब आज के समय पर अगर बात करें तो YouTube पर आपने व्लॉग्स देखे होंगे। तो वो व्लॉग्स क्या करते हैं, लोग जब किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ का एक वीडियो बनाते हैं, वो मौखिक रूप से कुछ चीज़ें बताते भी हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है, यात्रा वृत्तांत होती है। तो पहले ये चीज़ें क्या होती थी, लिखी जाती थी, मौखिक स्रोत में भी यात्रा वृत्तांत बताया जाता था, और ऐतिहासिक इतिहास। तो ये सारी चीज़ें साहित्यिक स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमयुग क्या है। हिमयुग एक ऐसा युग था जब पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी। तो बहुत समय पहले बहुत ठंड थी और पृथ्वी का अधिकांश भाग हिमाच्छादित अर्थात बर्फ से ढक गया था, जिसको क्या बोलते हैं, हिमयुग बोलते हैं। और उस समय पर मैमथ नाम के जानवर पाए जाते थे जो हाथी के जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके दांत आदि अलग प्रकार के दिखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमयुग की समयावधि क्या थी। ये बात हम 2-3 बार कर चुके हैं कि हिमयुग 1 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 12,000 वर्ष पूर्व। तो हिमयुग बहुत ही लंबे समय तक चला था। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर मानव ने खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया और नदियों के किनारे बसना शुरू किया ताकि उनको पानी की उपलब्धता हो। और उन्हें क्या मिलता है, नदियों के पास की जो ज़मीन होती है वो उर्वरता से भरी हुई होती है या फिर उसमें गुणवत्ता होती है, जिससे फसलें अच्छी उगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार या फिर मुखिया कौन थे। यहाँ पर सिर्फ सरदार पूछा गया है, तो सरदार मुखिया कोई भी लिख सकते हैं आप। तो सरदार कौन थे, शुरुआत में जब मानव एक झुंड में रहते थे, टोली में रहते थे, तब ये सरदार या फिर मुखिया लोग ध्यान रखते थे कि सबका सामूहिक कल्याण हो। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि प्राचीन काल में सरदार समुदाय के मुखिया होते थे जो लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होते थे और सभी लोग सामूहिक रूप से सामूहिक या फिर सामुदायिक कल्याण के लिए काम करते थे। कैसे सामूहिक कल्याण क्या होता है कि सब लोगों का कल्याण हो, निजी स्वामित्व ना हो, निजी भाव से आप कोई काम ना करें। तो उस चीज़ का ख्याल कौन रखता था, सरदार और मुखिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न स्रोत इतिहास को समझने में किस प्रकार से सहायता करते हैं। अब हमारा जो इतिहास लिखा गया है तो वो कई प्रकार के स्रोत, चाहे वो कलात्मक स्रोत हो या फिर मौखिक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोत हो, इन सारे स्रोतों के आधार पर ही हमने इतिहास को समझा है। और अगर इतिहास को नहीं समझेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी नहीं समझ पाएंगे। तो मौखिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, कलात्मक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत अतीत की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं और क्या करते हैं, वो अतीत के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं। सामाजिक अर्थात समाज की अध्ययन कौन करता है, वो करते हैं मानव विज्ञानी।
यह मूल्यों में उनकी मान्यताओं को समझने में मदद करता है और ये समझने में मदद करता है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे अपने जीवन का गुजारा करते थे, और ये अतीत को फिर से बनाने में मदद करता है। तो इतिहास के जितने भी स्रोत हैं वो इतिहास के बारे में, हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आदि मानव कैसे रहते थे? तो आदि मानव कैसे रहते थे? प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो टोलियों और समूह में रहते थे और आखेट करते थे, खाद्य संग्राहक थे, अर्थात फूलों का, पत्तों का और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का क्या करते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनका संग्रह करते थे ताकि वो उसको खाकर अपना जीवन गुजार सके, और वो भोजन और रहने की जगह की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाद्य योग्य पौधों, अब पौधे तो कोई भी नहीं खाएगा, पौधों के पत्तों आदि फलों के संग्रह और आखेट पर निर्भर करते थे। आखेट के लिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ औजार बनाने शुरू किए जिससे कि आखेट आसानी से हो सके, जिसके अंदर पत्थर की कुल्हाड़ी हो गई, नुकीले तीर आदि, ब्लेड्स आदि हमने पढ़े थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।